गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम फैराडेज लॉ, लेंज़ लॉ ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए आपको मैग्नेटिक फ्लक्स को समझना होगा। आज हमारा चैप्टर का नेम क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 6 चैप्टर है ये आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको फर्स्ट टर्म है जो आपकी, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को समझना होगा। इससे पहले आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। जिसको भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ध्यान में है उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही ईजी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या था हमारे पास कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ सरफेस। सिमिलरली आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक field lines passing perpendicular through the surface। कि आपके पास कोई भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी पास हो रही हैं। इसको आप डिनोट करते हो फाई बी से। वहां पे फाई ई था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में, जहाँ पे फाई बी है। और इसका जो फार्मूला होता है दैट इज बी ए कोस ऑफ थीटा। अभी मैं इसके बारे में बता रही हूँ कि ये कैसे आया। ठीक है, अब होता क्या है एक्चुअल में मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए, मान लो आपके पास ये कोई सरफेस है, लेट दिस इज अ सरफेस। ओके, अब इसमें से मैं बोल रही हूँ आपको कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ये मान लो 2 पास हो रही हैं। और बाकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये एक यहाँ से क्रॉस हो गई, एक नीचे से क्रॉस हो गई। तो यहाँ पे जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उतना ही आपके पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। दैट इज फाई बी इज इक्वल टू 2। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी है, 2, तो फ्लक्स भी कितना आ गया, 2। अब मैंने क्या किया, अब मैंने जो पीछे हमने 5th चैप्टर डिस्कस किया था उसकी वीडियोस में आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। उसमें क्या हो रहा था कि जितनी हमारी फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं वहाँ पे जो हमारा जितनी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्लोज होती हैं वहाँ पे फ्लक्स उतना ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, मीन्स अगर आपके पास यहाँ पे फील्ड लाइंस जो पास हो रही हैं सरफेस से वो ज़्यादा है तो आपके पास फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। फील्ड लाइंस जहाँ पे अब 3 पास हो रही हैं, सो यहाँ पे फ्लक्स कितना हो गया आपके पास, 3। बाकी फील्ड लाइंस मान लो ऊपर से और नीचे से चलेंगी। अब जैसे ही थर्ड केस क्या होता है आपके पास, अगर आप एरिया इंक्रीज कर रहे हो, मान लो मैंने क्या किया, ये एरिया इंक्रीज कर दिया। ठीक है, पहले एरिया इतना था, अब एरिया इंक्रीज कर दिया। तो इसमें से क्या होगा कि फील्ड लाइंस मेरी ज्यादा पास होंगी। उतने ही एरिया से अगर एरिया बढ़ा दिया तो फील्ड लाइंस ज्यादा पास होंगी। अगर फील्ड लाइंस ज्यादा पास हो रही है तो मेरे पास फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज की, तब भी मेरा फ्लक्स इंक्रीज हुआ। अगर मैंने एरिया इंक्रीज किया तब भी मेरे पास फ्लक्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ से तो क्या आया कि जो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड के, दूसरा मेरे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया की। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 और 2 लूँ और कंबाइन कर दूँ तो मेरा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बन जाता है, बी ए के। बट एक्चुअली जो फार्मूला है दैट इज बी ए कोस ऑफ थीटा। वेयर थीटा क्या होता है मेरे पास, इट इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में मेरे पास क्या है, एंगल कितना है, बी एंड ए के बीच में। अब देखिए क्या है, ये कंपल्सरी नहीं है कि मेरे पास हमेशा क्या हो कि मैग्नेटिक फील्ड ही हो सकता है मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड हो वो किसी एंगल पे गिवन हो। तो उस केस में हम इसको कैसे लेंगे, उस केस के लिए एक्चुअली ये फार्मूला है आपका, दैट इज बी ए कोस ऑफ थीटा। और ये हमेशा वैलिड है हमारा। देखिए, पहली बात तो जो यहाँ पे एरिया वेक्टर होता है
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैंने आपको बताया था कि जो एरिया वेक्टर है ये क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर होता है किसके, सरफेस की। मान लो मेरे पास ये एक सरफेस है, तो यहाँ पे जो मेरा एरिया वेक्टर होगा वो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। लेट दिस इज एरिया वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। अब मान लो जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ से जा रहा है, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड एट थीटा एंगल फ्रॉम दिस एरिया वेक्टर। तो मैंने अब मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट लेना है, डेफिनेशन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि सरफेस से क्या करें, पास हों, और वो भी कैसे, परपेंडिकुलर। तो इसका इस साइड कंपोनेंट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो ए है, तो इसका इस साइड कंपोनेंट वेक्टर में हमने पढ़ा था कि जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ कंपोनेंट क्या लेते हो, बी कोस ऑफ थीटा, और परपेंडिकुलर में हम कंपोनेंट क्या लेते हैं, बी साइन ऑफ थीटा। तो मेरे पास जो यहाँ से फार्मूला बनेगा मैग्नेटिक फ्लक्स का वो क्या बनेगा, बी, एक तो ए जो एरिया वेक्टर है मेरा, एरिया बढ़ने से फ्लक्स बढ़ रहा है, दूसरा इसका इस तरफ कंपोनेंट क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज ए बी कोस ऑफ थीटा। और अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मेरा क्या बन जाएगा, ए डॉट बी। अब आपको देखना है कि जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है ये आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है और दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब 11th क्लास के जो लेक्चर्स हैं उनको रिमाइंड किया जाए, अगर वहां पे हमने देखा था कि अगर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है, ये क्या है इन दोनों वेक्टर्स में, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट क्या रहती है हमेशा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो आपके पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या है, हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में क्लियर हुआ कि आपके पास नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं, और वो भी कैसे, परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस। अब देखिए अगर इस सरफेस की मैं बात करूं, मान लो ये मेरा सरफेस है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एरिया वेक्टर है मेरा इस साइड, अगर हम मार्कर की हेल्प से देखें, दिस इज द एरिया वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। अब यो तो मेरे पास, अगर हम इस वेक्टर की बात करें, इस कंपोनेंट की बात करें v साइन थीटा, वो तो ऐसे पैरेलल यहाँ से पास आउट हो जाएगा। और अगर हम b cos ऑफ थीटा की बात करें, जो इस साइड मेरा कंपोनेंट है वो क्या है, इसमें के बीच में से पास हो रहा है। दीज आर द फील्ड लाइंस विच आर पासिंग थ्रू दिस सरफेस, ये इस एंड से ऐसे पास आउट हो रहे हैं। तो दिस इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड दिस इज अवर पैरेलल कंपोनेंट। सो आपको कौन सा कंपोनेंट लेना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स क्लियर है, देन अब हम आते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसको मेनली किसने ऑब्जर्व किया था, फैराडे ने। फैराडे ने क्या बोला था, उसने क्या ऑब्जर्व किया, फैराडे की ऑब्जर्वेशंस हैं। अब फैराडे ने क्या ऑब्जर्व किया, फैराडे ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है फैराडे की, और इसको आप फैराडे फर्स्ट लॉ भी बोल सकते हो, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, उसके फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या था आपके पास, मान लो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड और आउटवर्ड बताया था, डॉट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आउटवर्ड के लिए, अगर क्रॉस है तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड मेरा किस डायरेक्शन में है, इनवर्ड्स। ठीक है, दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड और इन इनवर्ड डायरेक्शन। अब मान लो यहाँ पे मेरे पास एक क्या है, कंडक्टिंग कॉइल है, दिस इज आवर कंडक्टिंग कॉइल। ओके, अब जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से अगर आपके पास कोई भी क्लोज कॉइल है और वो कंडक्टिंग है, तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो तो क्या होगा, उसमें इंड्यूस्ड इन दी कॉइल, अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टिंग कॉइल है और उसका अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हो, तब उसमें क्या आएगा, एक करंट इंड्यूस हो जाता है उस कॉइल में। फर्स्ट उसने ये ऑब्जर्व किया, ठीक है, सेकंड उसने क्या बताया, दिस इज हिज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड उसने क्या बताया, अगेन आपके पास सेम कॉइल है, अगर आप इसका एरिया चेंज कर रहे हो, एरिया मीन मान लो अब इसका जो रेडियस है वो इंक्रीज हो गया, अगर रेडियस इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब एरिया चेंज हुआ। एरिया किसका चेंज हुआ, इस कंडक्टिंग कॉइल का। मैग्नेटिक फील्ड अब क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, तब भी क्या हो रहा है,
करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। अगेन आपके पास एक करंट इंड्यूस होता है। थर्ड ऑब्जर्वेशन उसने क्या ली कि अब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है और आपके पास जो कॉइल का रेडियस था वो भी क्या है, कांस्टेंट है। ए भी कांस्टेंट, एरिया भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी अगर आपका कांस्टेंट है, बट हमने क्या किया, कॉइल को अब रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। जब इसको हमने रोटेट किया क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड देखिए अंदर की तरफ है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस के, तो वो परपेंडिकुलर इस तरीके से होगा। अब जब कॉइल आपकी घूम रही है तब जो ये एरिया वेक्टर का एंगल है वो भी क्या होगा, हमेशा चेंज होता रहेगा। अगर आपका एंगल मीन्स थीटा चेंज हो रहा है तब अगेन हमारे पास क्या होगा, और करंट इज इंड्यूस्ड इन दी कॉइल अगेन। इसका मीनिंग क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तब करंट इंड्यूस हुआ, एरिया चेंज हुआ हमारे पास, एरिया चेंज होने से करंट इंड्यूस हो रहा, थीटा चेंज हुआ। तो ये तीनों चीजें, फाई का अगर फार्मूला लिखें, बी ए कोस ऑफ थीटा ही तो था, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, एरिया और थीटा चेंज हुआ। तो इसका मतलब क्या है, ओवरऑल हमारे पास क्या चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ। और अगर फ्लक्स चेंज होता है तो इसका मीनिंग क्या है, करंट इज इंड्यूस्ड इन दी कॉइल। तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है कि व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देन induced EMF, then EMF is induced in the coil due to which current is induced in the coil। तब एक जब फ्लक्स चेंज होता है तब EMF इंड्यूस होता है। EMF इंड्यूस होने से आपके पास क्या होता है, अगर आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि कंडक्टर के साथ लिंक है वो चेंज हुआ तब EMF आया, EMF आने से क्या हुआ, एक करंट इंड्यूस हुआ। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो ये कॉइल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। अगर आपके पास सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, कॉइल आपका मतलब क्लोज नहीं है, यहाँ पे तो करंट किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करंट डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, ठीक है, बट करंट फ्लो करेगा इस केस में। बट अगर आपके पास लूप है जो वो क्लोज नहीं है तब हमारे पास क्या होता है, नो करंट इज इंड्यूस्ड इन दी कॉइल। ठीक है, अब इसको दूसरे तरीके से आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको देखें, दूसरा तरीका इसका ये भी है कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई कॉइल है, ठीक है, यहाँ पे आपने कोई गैल्वेनोमीटर अटैच किया है, यहाँ पे आप एक मैग्नेट को लेके आए, यहाँ पे उसका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या जाती है, बाहर की तरफ, साउथ पोल से क्या आती है, ये इनवर्ड्स की तरफ, ठीक है। यहाँ पे ये क्या बना रही है, क्लोज लूप बना रही है, अगर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, यहाँ से साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो इस केस में क्या होगा, जितना हमारा नॉर्थ पोल इसके पास आएगा, इस कॉइल के पास, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ज्यादा क्रॉस करेंगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा क्रॉस कर रही है तो फ्लक्स क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब इसी नॉर्थ पोल को आप थोड़ा दूर ले जाओगे, अगर दूर लेके जाओगे, दूर ले जाने से जो जे वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ऊपर और नीचे कीजिए तो क्रॉस हो जाएंगी, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास होंगी, जिसके कारण आपके पास जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज हो जाएंगी। इसका मतलब इन दोनों केसेस में क्या होगा, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, फ्लक्स चेंज होना चाहिए हमारा, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, बट हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। नेक्स्ट, अगर हम इसको भी उतनी स्पीड से मूव करवाएं, लेट इट इन मूव भी 4 मीटर पर सेकेंड, और मैग्नेट को भी आपने मूव करवा दिया, तो फील्ड लाइन जितनी एंटर होंगी उतनी क्या करेंगी, इसको लीव कर जाएंगी। अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीव और एंटर की इक्वल है, इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, और अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। अगर आपके पास फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो हमारे पास क्या है, नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दी कॉइल। थैंक यू।